आइए आज की कहानी सुने, जिसका शीर्षक है सपनों का मार जाना, जो एक ऐसी दास्तान है जिसमें जिंदगी की हकीकत और ख्वाबों की नाजुक डोर एक दूसरे से टकराते हैं। यह कहानी उस आग की तरह है जो न तो पूरी तरह जलती है न बुझती है, बस धुआं छोड़ती है, जो आंखों में चुभता है और सवाल पैदा करता है। पाश की लेखनी की तरह ये कहानी समाज की सच्चाई को कुरेदती है, लेकिन उसमें इंसानियत की गर्माहट और विद्रोह की चिंगारी भी है। कस्बा था सूरजपुर, जहां सूरज तो रोज उगता था, मगर लोगों के चेहरों पर रोशनी कम ही पड़ती थी। गलियां थी पथरीली, घर थे कच्चे और खेतों में फसलें कम, कर्ज ज्यादा उगते थे। इस कस्बे में रहता था बलवंत। उम्र होगी कोई 30 के आसपास, मगर चेहरा ऐसा जैसे 50 की सर्दियां देख चुका हो। बलवंत का बाप खेतीहर मजदूर था और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर 2 जून की रोटी जोड़ती थी। बचपन में बलवंत के पास न किताबें थीं, न खिलौने, बस एक पुरानी स्लेट थी, जिस पर वो गिनती और कुछ टेढ़े-मेढ़े अक्षर लिखकर अपने ख्वाबों को सहलाता था। वो ख्वाब क्या थे? बड़े-बड़े नहीं। बलवंत बस इतना चाहता था कि एक दिन उसका अपना घर हो, पक्का, जिसमें बारिश की बूंदें छत से ना टपकें। एक छोटी सी दुकान हो, जहां वो चाय नाश्ता बेचे और लोगों की हंसी मजाक सुनकर दिन काट ले। और हाँ, उसकी छोटी बहन रानी, जो अभी 12 बरस की थी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रानी की आंखों में वो चमक थी, जो बलवंत की आंखों से कब की मिट चुकी थी। मगर सूरजपुर में ख्वाब देखना आसान था, उन्हें पूरा करना मुश्किल। कस्बे का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी हवेली से पूरे इलाके पर राज करता था। खेत, दुकानें, स्कूल, सब पर उसकी छाया थी। ठाकुर साहब के लिए लोग 2 तरह के थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और जो ऐसा नहीं करते थे। बलवंत दूसरी तरह का था। उसका बाप भी ऐसा ही था, जो ठाकुर के सामने कभी नहीं झुका। नतीजा, बाप को मजदूरी कम मिलती थी और माँ को गालियां ज्यादा। एक दिन की बात है, बलवंत खेत में काम कर रहा था, जब ठाकुर का बेटा वीरेंद्र अपनी नई मोटरसाइकिल पर सैर करने निकला। वीरेंद्र की उम्र थी कोई 25 बरस, मगर अकड़ ऐसी जैसे दुनिया का मालिक हो। उसकी नजर पड़ी रानी पर, जो स्कूल से लौट रही थी। अपनी स्लेट दबाए गुनगुनाती हुई वीरेंद्र ने मोटरसाइकिल रोकी और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। रानी ने सिर झुकाया और तेजी से चलने लगी, मगर वीरेंद्र ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे रानी रानी, इतनी जल्दी कहाँ? स्कूल में क्या पढ़ाया आज? उसने ठहाका लगाया। रानी ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्लेट को और जोर से पकड़ लिया। वीरेंद्र के दोस्त हंसने लगे। तभी बलवंत खेत से निकलकर आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग सुलग रही हो। वीरेंद्र बाबू, रास्ता छोड़ दो, उसने दांत पीसते हुए कहा। अरे बलवंत, तू तो बड़ा शेर बन रहा है, अपनी बहन को समझा, थोड़ा हंसना बोलना सीखे। वीरेंद्र ने मुंह बिचकाया। बलवंत का खून खौल उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर तभी रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया चलो ना, उसने कांपती आवाज में कहा। बलवंत ने एक गहरी सांस ली और रानी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। पीछे से वीरेंद्र और उसके दोस्तों की हंसी गूंजती रही। उस रात बलवंत सो नहीं सका। वो आंगन में बैठा आसमान को ताकता रहा। चांद था, मगर उसकी रोशनी बलवंत के दिल तक नहीं पहुंच रही थी। उसने सोचा, क्या यही जिंदगी है? हर दिन अपमान, हर दिन डर, हर दिन ये सोच कि कब ठाकुर का कोई आदमी उनके दरवाजे पर आएगा और कोई नई मुसीबत लेकर आएगा। अगले दिन बलवंत ने फैसला किया, वो सूरजपुर छोड़ेगा। रानी को पढ़ाने के लिए, अपने ख्वाबों को जिंदा रखने के लिए उसे कहीं और जाना होगा। उसने सुना था कि पास के शहर मिर्जापुर में मजदूरी अच्छी मिलती है। वहाँ कारखाने हैं, दुकानें हैं, स्कूल हैं। शायद वहाँ वो रानी को अच्छी तालीम दे सके। माँ को मनाना मुश्किल था। बेटा, शहर में हम जैसे लोगों का क्या काम? वहाँ तो सब पैसे वाले रहते हैं,
माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, यहाँ रहकर तो हम मर ही रहे हैं, कम से कम वहाँ कोशिश तो कर सकते हैं। बलवंत ने जवाब दिया। रानी की आंखें चमक उठीं। भैया, मैं मेहनत करूंगी, पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, तुम देखना। और इस तरह एक सुबह बलवंत, रानी और उनकी माँ ने सूरजपुर छोड़ दिया। उनके पास था एक पुराना थैला जिसमें कुछ कपड़े, रानी की स्लेट और बलवंत के ख्वाब। मिर्जापुर पहुंचते ही बलवंत को हकीकत का पहला झटका लगा। शहर चमकता तो था, मगर उस चमक में गरीबों के लिए जगह कम थी। बलवंत को एक कारखाने में मजदूरी मिली, जहां वो 12 घंटे ईंटें ढोता था। माँ को एक अमीर घर में बर्तन मांजने का काम मिला। रानी को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, मगर किताबें और यूनिफॉर्म के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। शहर की जिंदगी तेज थी, मगर ठंडी। लोग एक दूसरे से बात कम करते थे और हर चीज की कीमत थी, हंसी की भी और आंसुओं की भी। बलवंत हर रात थक कर घर लौटता, मगर रानी की मुस्कान देखकर उसका दर्द कुछ कम हो जाता। रानी स्कूल में अच्छा कर रही थी। उसकी टीचर सुनीता मैडम कहती थीं कि रानी में कुछ खास है, ये लड़की एक दिन बड़ा नाम करेगी। उन्होंने एक दिन बलवंत से कहा। बलवंत को ये सुनकर सुकून मिला, मगर साथ ही डर भी। वो जानता था कि रानी के ख्वाब बड़े हैं और बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा, वो तो हर दिन की मजदूरी में पिघल जाता था। एक दिन कारखाने में बलवंत की मुलाकात हुई रमेश से। रमेश उम्र में बलवंत से बड़ा था, मगर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो बलवंत की थी। रमेश ने बताया कि वो पहले एक मजदूर यूनियन का हिस्सा था, जो मजदूरों के हक के लिए लड़ती थी। बलवंत, ये कारखाने वाले हमें चूस रहे हैं, 12 घंटे काम और मजदूरी इतनी कि पेट भी न भरे। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो अपनी बात मनवा सकते हैं, रमेश ने कहा। बलवंत को बात जंची। उसने रमेश के साथ यूनियन की सभाओं में जाना शुरू किया। वहां वो ऐसे लोगों से मिला जिनके ख्वाब भी उसके जैसे थे, छोटे मगर कीमती। धीरे धीरे बलवंत की आवाज में दम आने लगा। वो सभाओं में बोलने लगा, मजदूरों को एकजुट करने लगा। मगर शहर में भी ठाकुर जैसे लोग थे। कारखाने का मालिक सेठ मंगलचंद कोई कम नहीं था। उसे यूनियन की भनक लगी और उसने अपने गुंडों को काम पर लगा दिया। एक रात जब बलवंत और रमेश सभा से लौट रहे थे, कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। रमेश को तो ज्यादा चोट नहीं आई, मगर बलवंत का सिर फट गया। खून से लथपथ वो घर पहुंचा। रानी रोने लगी। भैया, ये सब क्यों कर रहे हो? हमें तो बस अच्छी जिंदगी चाहिए। बलवंत ने उसका माथा सहलाया। रानी, अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। समय बीतता गया। बलवंत की मेहनत रंग लाई। यूनियन ने हड़ताल की और सेठ मंगलचंद को मजदूरों की कुछ मांगे माननी पड़ी। मजदूरी बढ़ी, काम के घंटे कम हुए। बलवंत अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो अपने साथियों के लिए एक उम्मीद बन चुका था। मगर ख्वाबों का मार जाना इतनी आसानी से नहीं रुकता। एक दिन खबर आई कि सूरजपुर में ठाकुर रघुवीर सिंह ने बलवंत के पुराने घर को जमीन दोज कर दिया। वजह, वो जमीन अब ठाकुर की नई फैक्ट्री का हिस्सा बनने वाली थी। बलवंत को गुस्सा तो आया, मगर वो कुछ कर नहीं सका। सूरजपुर अब उसके लिए सिर्फ एक दर्द भरी याद था। इसी बीच रानी की पढ़ाई में एक नया मोड़ आया। सुनीता मैडम ने बताया कि रानी को एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे वो शहर के बड़े स्कूल में पढ़ सकती है। मगर इसके लिए एक इम्तिहान देना था और कोचिंग के लिए पैसे चाहिए थे। बलवंत ने दिन रात मेहनत की, मगर पैसे कम पड़ रहे थे। तभी रमेश ने एक रास्ता सुझाया। बलवंत, शहर में एक बड़ा साहूकार है, लाला गोविंदराम। वो कम ब्याज पर कर्ज देता है, तू उससे बात कर। बलवंत को कर्ज लेना पसंद नहीं था, मगर रानी के ख्वाबों के लिए उसने हामी भर दी। लाला गोविंदराम ने कर्ज तो दे दिया, मगर उसकी शर्तें थीं।
हर महीने ब्याज, और अगर किश्त चूकी तो जमीन जायदाद जब्त। बलवंत के पास तो कुछ था ही नहीं सिवाय उसकी मेहनत के। रानी ने इम्तिहान पास कर लिया। वो बड़े स्कूल में पढ़ने लगी। उसकी नई यूनिफॉर्म, नई किताबें और चेहरे की चमक देखकर बलवंत को लगता था कि सारी मेहनत वसूल हो गई। मगर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। लाला गोविंदराम के आदमी अब हर हफ्ते बलवंत के घर आने लगे। एक रात जब बलवंत घर लौटा तो उसने देखा कि माँ और रानी दोनों रो रही थीं। क्या हुआ? उसने पूछा। लाला के आदमियों ने धमकी दी है भैया। कह रहे हैं अगर इस महीने किश्त नहीं दी तो वो मुझसे। रानी बोलते बोलते रुक गई। बलवंत का दिल धक से रह गया। उसने रानी को गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा रानी, मैं हूं ना। मगर अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसने सोचा, क्या यही है ख्वाबों की कीमत? हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ता है, कोई ना कोई उसे पीछे खींच लेता है। अगले दिन बलवंत ने रमेश से बात की। रमेश भाई, अब और नहीं। ये सेठ, ये लाला, ये सब हमें जीने नहीं देंगे। कुछ करना होगा। रमेश ने उसका कंधा थपथपाया। बलवंत, तू सही कह रहा है, मगर अकेले कुछ नहीं होगा। हमें और लोगों को साथ लेना होगा। और इस तरह बलवंत और रमेश ने एक नया आंदोलन शुरू किया। इस बार निशाना था लाला गोविंदराम और उसके जैसे साहूकार जो गरीबों का खून चूसते थे। उन्होंने मजदूरों, रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों को एकजुट किया। सभाएं होने लगीं, नारे गूंजने लगे, कर्ज का बोझ नहीं सहेगा, मजदूर एकता जिंदाबाद। शहर में हलचल मच गई। लाला गोविंदराम ने पुलिस को अपने साथ मिला लिया। कई मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, मगर बलवंत और रमेश नहीं रुके। उनकी आवाज अब इतनी बुलंद हो चुकी थी कि उसे दबाना मुश्किल था। एक दिन लाला के दफ्तर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। बलवंत ने माइक पकड़ा और बोला, हमारा खून पसीना तुम्हारी तिजोरी में जाता है लाला, अब बस। या तो कर्ज माफ करो या हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे। भीड़ ने नारे लगाए। लाला घबरा गया। उसने पुलिस को बुलाया, मगर पुलिस भी इतनी बड़ी भीड़ के सामने बेबस थी। आखिरकार लाला को झुकना पड़ा। उसने कर्ज की कुछ शर्तें हल्की की और ब्याज कम कर दिया। ये छोटी जीत थी, मगर बलवंत के लिए ये एक नई शुरुआत थी। वक्त बीता। रानी ने स्कूल खत्म किया और कॉलेज में दाखिला लिया। वो अब एक टीचर बनना चाहती थी, ताकि और बच्चों के ख्वाबों को जिंदा रख सके। बलवंत अब भी मजदूरी करता था, मगर उसकी आवाज अब शहर में गूंजती थी। वो एक नेता बन चुका था। नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अपने जैसे लोगों के लिए लड़ता था। माँ की तबीयत अब कमजोर रहने लगी थी। एक रात जब बलवंत और रानी उसके पास बैठे थे, माँ ने कहा, बलवंत, मुझे फिक्र थी कि तुम दोनों का क्या होगा, मगर अब मुझे यकीन है तुम दोनों अपने रास्ते बना लोगे। कुछ महीनों बाद माँ चल बसी। बलवंत और रानी ने उसे विदा किया, मगर उनके दिल में माँ की बातें जिंदा थीं। एक दिन बलवंत को खबर मिली कि सूरजपुर में ठाकुर रघुवीर सिंह की फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वजह थी वही, कम मजदूरी, ज्यादा काम। बलवंत को लगा जैसे उसका पुराना दर्द फिर से जाग उठा। उसने रानी से कहा, रानी, मुझे सूरजपुर जाना होगा। वहाँ के लोग हमारी तरह हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। रानी ने उसका हाथ पकड़ा। भैया, मैं भी चलूंगी। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जिनके ख्वाब अभी जिंदा हैं। और इस तरह बलवंत और रानी सूरजपुर लौटे। वहाँ का माहौल वही था, ठाकुर की हवेली, गरीबों के कच्चे घर और खेतों में सुलगता गुस्सा। मगर इस बार बलवंत अकेला नहीं था। उसके साथ थी रानी, और उसके साथ थी वो आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने मजदूरों को एकजुट किया। रानी ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वो पढ़ाती थी और बच्चों को ख्वाब देखने की हिम्मत देती थी।
बलवंत ने ठाकुर की फैक्ट्री के सामने धरना दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते, मगर वो नहीं हटे। आखिरकार ठाकुर को झुकना पड़ा। मजदूरी बढ़ी और फैक्ट्री में काम के हालात सुधरे। मगर बलवंत जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। ख्वाबों का मार जाना कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक लंबी लड़ाई थी जो हर दिन, हर सांस के साथ लड़ी जाती थी। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सवाल बाकी रहते हैं। बलवंत और रानी जैसे लोग हर कस्बे, हर शहर में हैं। उनके ख्वाब छोटे हैं, मगर क्या वो उन्हें जिंदा रख पाएंगे? क्या समाज, सेठ, ठाकुर और लाला उन्हें हर बार कुचल देंगे, या एक दिन वो अपने ख्वाबों की जमीन पर खड़े होंगे? सपनों का मार जाना सिर्फ बलवंत और रानी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर उस इंसान की जो ख्वाब देखता है, और हर उस इंसान की जो उन ख्वाबों को बचाने के लिए लड़ता है। शायद यही जिंदगी का सबक है। ख्वाब देखो, मगर उन्हें जिंदा रखने के लिए जंग भी लड़ो, क्योंकि ख्वाब अगर मर गए तो जिंदगी सिर्फ सांसों का बोझ बनकर रह जाती है।